गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ISPCS Decoded, जहाँ सिर्फ सिलेबस नहीं करंट अफेयर्स भी डिकोड होता है। वी गॉट अ लॉट ऑफ क्वेरीज अबाउट कि कौन सा एडिटोरियल पढ़ना है, क्या सारे एडिटोरियल इंपॉर्टेंट होते हैं, और कई बच्चों को इसकी लैंग्वेज भी डिफ़िकल्ट लगती है। तो काफ़ी बच्चे समझ नहीं पाते कि इनका मेंस, प्रीलिम्स या इंटरव्यू में क्या रोल है। तो कई बच्चे इसी वजह से इन एडिटोरियल्स को स्किप करके सिर्फ न्यूज़ पढ़कर या न्यूज़ की हेडलाइंस पढ़कर आगे बढ़ जाते हैं। पर ये एडिटोरियल पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ ये आपको एक एनालिसिस प्रोवाइड करता है, आपको सोचने की एक शक्ति देता है। तो ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए हमारे चैनल ने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, जिसमें हम डेली द हिंदू न्यूज़पेपर के जो भी इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल्स होंगे उनको आपके लिए हिंदी लैंग्वेज में ईजिली सिंप्लीफाई करके आप लोगों को बताएंगे। अगर आप लोगों को ये PDF चाहिए जिससे हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम आपको ये PDF भी प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला आर्टिकल है आज के। वैसे न्यूज़पेपर में काफ़ी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स आए हैं। 5 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं जो आज हमने सिंप्लीफाई करे हैं। और पहला है हमारा फायरवर्क्स इंडस्ट्री। ये हमारे लेफ्ट में अंडर फायर वाले के अंडर दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पेज नंबर 6 पे ये कॉर्नर में दिया गया है, ठीक है। तो ये एडिटोरियल कहना क्या चाहता है? ये एडिटोरियल तमिलनाडु के विरुधानगर डिस्ट्रिक्ट की फायर क्रैकर इंडस्ट्री में जो हो रहे ब्लास्ट और हादसे हैं उसको लेके बात करता है। ये कहता है कि हर साल स्पेशली गर्मी के महीनों में शिवकाशी और आसपास के इलाके में जो पटाखा फैक्ट्रीज़ हैं उसमें धमाके होते हैं। और ये सिर्फ एक्सीडेंट नहीं है, ये प्रिवेंटेबल ट्रेजेडीज़ हैं जो बार बार होती हैं। इसलिए ये सिर्फ दुर्घटना नहीं बल्कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का रिजल्ट है। तो ये सिर्फ हादसे हैं या सिस्टमैटिक फेलियर हैं? चलिए रियलिटी चेक कर लेते हैं, कुछ अलार्मिंग स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। 2025 के स्टार्टिंग के इनिशियल 6 मंथ्स में ही हमने 8 मेजर एक्सीडेंट्स, 26 पीपल डाइड एंड 20 पीपल इंजर हो चुके हैं। 2024 में तमिलनाडु में 17 हादसे हुए थे जिसमें 52 लोगों की डेथ हो गई थी, और इन 52 लोगों में से 42 सिर्फ विरुधानगर डिस्ट्रिक्ट से थे। 2023 में तो और बुरा हाल था। 79 लोग मरे थे, 27 की एक्सीडेंट्स हुई थी, और इनमें से 15 जो थे वो तो विरुधानगर से थे। तो ये पता लग रहा है कि ये कोई आइसोलेटेड इशू नहीं है, इसका एक प्रॉपर पैटर्न है। तो ये कोई रैंडम घटना नहीं है। हर साल शिवकाशी बेल्ट में ये पैटर्न रिपीट होता है। तो अगर हम बात करें कि ये एक्सप्लोजन होते क्यों हैं, तो लेटेस्ट केस में सतुर शिवकाशी के पास एक फैक्ट्री में केमिकल फिलिंग के दौरान फ्रिक्शन से ब्लास्ट हुआ। ये एरिया गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और वहाँ इन्फ्लेमेबल केमिकल्स होती हैं जिनके लिए सिर्फ एक छोटी सी स्पार्क भी फ्रिक्शन काफ़ी होती है, फ्रिक्शन बना देती है। तो ब्लास्ट होना काफ़ी एविडेंट बन जाता है जब सेफ्टी नॉर्म्स को इग्नोर किया जाता है। तो रूल्स तो हैं, हमें पता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है कि हम उन्हें फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम उन्हें इग्नोर कर रहे हैं। तो ये जितने भी फायरवर्क यूनिट्स होते हैं इन्हें पैसों के अंडर लाइसेंस लेना पड़ता है। उनके ऊपर एक्सप्लोजिव रूल्स एक्ट भी लगता है, एक्सप्लोजिव रूल्स भी लगते हैं। उनके हिसाब से केमिकल्स धूप में या एक्सेसिव हीट में नहीं रखना चाहिए। फायर से रिलेटेड हर सेफ्टी प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए। लेकिन ग्राउंड पे रियलिटी क्या है? काफ़ी सारी फैक्ट्रीज़ या तो रूल तोड़ती हैं या उनके ऊपर मॉनिटरिंग ही नहीं होती। तो देखा जाए तो सफ़र कौन कर रहा है? विक्टिम्स कौन है? विक्टिम्स हैं हमारे पुअर डेली वेज वर्कर्स, मज़दूर लोग जो ऑलरेडी सोशली और इकोनॉमिकली वर्नरेबल होते हैं। ज़्यादातर लोग डेली वेज लेबरर्स होते हैं और उनके पास कोई भी सेफ्टी इक्विपमेंट्स नहीं होते। हर साल कुछ लोग जान से हाथ धो बैठते हैं, तो कुछ लोग जो होते हैं वो परमानेंटली विकलांग हो जाते हैं, डिसेबल हो जाते हैं। परमानेंट डिसेबिलिटीज़ उनमें देखने को मिलती हैं। तो सोल्यूशन क्या है? हमें क्या करना चाहिए? ये भी हमें ये एडिटोरियल बताता है। उसने कुछ रिकमेंडेशन दी हैं। ये कहता है कि सिर्फ फैक्ट्री ओनर्स को ब्लेम करके काम नहीं चलेगा, स्टेट को अपना रोल एक्टिवली एनफोर्स करना पड़ेगा। एनफोर्समेंट एजेंसीज लाइक पैसों को सीरियस होना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरर्स के साथ मिलकर एक स्ट्रॉन्ग कंप्लाइंस सिस्टम बनाना पड़ेगा। और जैसे पहले चाइल्ड लेबर के खिलाफ मिलकर हमने काम किया था, वैसे ही अब भी कलेक्टिव एफर्ट के साथ हम अपनी जान बचा सकते हैं। अगर हर साल यही हादसे होते रहे तो फिर स्टेट रेगुलेशन सिर्फ फॉर्मेलिटी बन जाता है और ह्यूमन लाइफ की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। अगर हम UPSC में इसके रेलेवेंस की बात करें तो इसका रेलेवेंस GS पेपर 2 में, पेपर 3 में, पेपर 4 में और ऐसे सभी में देखने को मिलता है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अगर हम बात करें फायर क्रैकर की, तो फायर क्रैकर बनाने वाले ये हादसे कोई नई बात नहीं है।
पर ये हर साल होने का मतलब है कि सिस्टम में कहीं ना कहीं बड़ी चूक है। सरकार के पास रूल्स हैं, एजेंसीज हैं और डेटा भी है। अब सिर्फ विल पावर चाहिए एनफोर्स करने की। यूपीएससी के हर पेपर में इस इशू को आप रियल लाइफ केस स्टडी की तरह यूज़ कर सकते हो, बस समझने की ज़रूरत है, रोट लर्निंग नहीं करनी है। ओके, चलिए नेक्स्ट एडिटोरियल देखते हैं। नेक्स्ट इसी के बगल वाला है विच इज़ रीफ्रेजिंग ग्लोबल डेवलपमेंट फाइनेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसे सिंप्लीफाई करते हैं। सो इस एडिटोरियल, ये यहाँ पर दिया हुआ है साइड में। ओके, तो इस एडिटोरियल का मतलब क्या है? ये एडिटोरियल का मतलब एकदम सिंपल सा है। जो पैसा दुनिया के पुअर और डेवलपिंग कंट्रीज़ को मिलता था उनकी ग्रोथ के लिए, वो अब कम होता जा रहा है। यानी कि जो बाकी कंट्रीज़ किसी और कंट्री को मदद करती थी कि आप अपने डेवलपमेंट के लिए हमसे थोड़ा पैसा ले लो, अब वो कंट्रीज़ उन्हें कम दे रही हैं, उनके पास पैसा कम आ रहा है। और इंडिया जो इन कंट्रीज़ को हेल्प करता था, अब अपना तरीका चेंज कर रहा है। अब इंडिया एक नया मॉडल फॉलो कर रहा है जिसे हम बोलते हैं ट्रायंगुलर कोऑपरेशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपके मेंस के आंसर्स में आप इनको लिखोगे। समझो पहले ये होता क्या है। इंडिया एशिया और अफ्रीका जैसे देशों को हेल्प करता था। ठीक है, ये मेनली हेल्प जो होती थी वो लोन देने के थ्रू होती थी और इस लोन को हम लोग लाइन्स ऑफ क्रेडिट बुलाते हैं। ठीक है, इंडिया वर्ल्ड मार्केट से पैसे उठाता था और इन छोटी कंट्रीज़ को लो इंटरेस्ट पर लोन देता था। ये जो लोन थे ये IDEAS स्कीम के अंडर आते थे। 2010 में इंडिया ने $3 बिलियन का लोन दिया। 2023-24 में ये डबल हो गया था, $7 बिलियन का हो गया। उसके अलावा इंडिया कैपेसिटी बिल्डिंग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, ड्यूटी फ्री एक्सेस टू द इंडियन मार्केट्स, यानी कि उनके गुड्स को अपने मार्केट में बेचने का चांस देता है। लेकिन प्रॉब्लम है काफ़ी। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये जो कंट्रीज़ हैं ये काफ़ी रिस्की बन गई हैं अब हमारे लिए। क्यों? क्योंकि इन कंट्रीज़ के ऊपर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कर्ज है, यानी कि इन पे डेट बर्डन्स हैं। उनके पास अब लोन वापस करने का पैसा नहीं है और ग्लोबल मार्केट भी अनस्टेबल हो गया है। इसलिए इंडिया ने डिसाइड किया है कि सिर्फ लोन देना सेफ़ नहीं होगा और इसीलिए हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 2024 में एक नया आइडिया रखा जिसका नाम था ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हेल्प सिर्फ एक तरीके से नहीं देनी चाहिए बल्कि 5 तरीके से देनी चाहिए। वो क्या होंगे 5 तरीके? पहला होगा कैपेसिटी बिल्डिंग, यानी कि ट्रेनिंग देना। दूसरा होगा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। तीसरा होगा मार्केट का एक्सेस देना। चौथा होगा ग्रांट्स, यानी कि फ्री पैसा देना। और पांचवा होगा कंसेशनल फाइनेंस, यानी कि लो इंटरेस्ट पे पैसा देना। इंडिया इन सब चीज़ों का अब बैलेंस बना के दूसरी कंट्रीज़ को हेल्प करेगा। अब जो दुनिया की और भी कंट्रीज़ हैं उनकी भी हेल्प कम हो गई है, जैसे कि US, UK जैसे देश अब कम एड प्रोवाइड कर रही हैं। जो पहले पैसा मिलता था उसमें 45% तक का कट आया है। इस वजह से पुअर कंट्रीज़ का डेवलपमेंट काफ़ी रुक गया है, जबकि उन्हें अब ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। वो अपने SDG गोल्स को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। कैसे कंप्लीट करेंगे? 2015 में 2.5 ट्रिलियन था, 24 में ये 4 ट्रिलियन की ज़रूरत पड़ने लगी अब इन्हें। यानी कि जो है उनकी डिमांड्स, उनकी ज़रूरतें बढ़ रही हैं लेकिन पैसा जो है वो कम मिल रहा है उन्हें। बोरोइंग उनकी कॉस्टली हो गई है और इस वजह से वो अपने बेसिक डेवलपमेंट को भी फंड नहीं कर पा रहे हैं। तो इस सब क्राइसिस के बीच में एक नया सल्यूशन सामने आया जिसे हमने बुलाया ट्रायंगुलर कोऑपरेशन। ये मॉडल काफ़ी स्मार्ट है। इसमें होता क्या है? इसमें 3 कंट्रीज़, बिकॉज ये ट्रायंगुलर है तो इसका मतलब है इसमें 3 कंट्रीज़ होंगी। एक होगी रिच कंट्री जैसे कि जर्मनी या जापान, दूसरी होगी इंडिया जिसको ग्राउंड एक्सपीरियंस काफ़ी है, और तीसरी वो कंट्री होगी जिसकी हम हेल्प करेंगे। तीनों मिलके प्रोजेक्ट प्लान करते हैं, पैसा, नॉलेज और स्किल शेयर करते हैं और डेवलपमेंट का काम शुरू करते हैं। हर मॉडल के अपने फ़ायदे होते हैं, इस मॉडल के भी काफ़ी फ़ायदे हैं। ये एक बेटर मॉडल है। हर पार्टनर, क्यों? क्योंकि हर पार्टनर अपना रोल प्ले करता है, कॉस्ट कम आती है, हेल्प रियल नीड के हिसाब से होती है। ये मॉडल फोर्स नहीं होता, सब मिलके डिसीजन लेते हैं। अभी तक इसका ग्लोबल साइज 670 मिलियन से 1.1 बिलियन तक इसके बीच में है, इनके बीच में ही फ्लक्चुएट कर रहा है ये। अगर हम यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी में पेपर 2, पेपर 3 काफ़ी पेपर्स में इम्पॉर्टेंट है। इंडिया ने G20 के दौरान भी इसको प्रमोट किया। एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है इसका GIP विच इज़ ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप, जो कि इंडिया और UK मिलके कर रहे हैं। तो आज का वर्ल्ड सिस्टम बदल रहा है। लोन देने या सिर्फ एक कंट्री की मदद करने से बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा।
इंडिया को नए पार्टनर्स के साथ मिलकर हेल्प करनी होगी। और ट्रायंगुलर कोऑपरेशन एक ऐसा मॉडल है जो कॉस्ट भी बचाता है और रिजल्ट भी देता है, और इंडिया के पास ये मॉडल को लीड करने का एकदम से परफेक्ट चांस है, परफेक्ट प्लान है। ये एकदम फ्यूचर प्रूफ सोल्यूशन है। तो चलिए अभी हम नेक्स्ट एडिटोरियल करते हैं। इंडिया इज़ नो लॉन्गर जस्ट ऑफरिंग द फाइनेंशियल एड। नेक्स्ट हमारा है पैलिएटिव केयर इन इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एक हीटेड टॉपिक हो सकता है प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सभी में। तो पैलिएटिव केयर होती क्या है? सबसे पहले ये कहाँ पे है? जो अभी हमने आर्टिकल पढ़ा है उसी पेज पर उसके नीचे ये रहा, इंटीग्रेटिंग कंपैशन प्रायोरिटाइजिंग पैलिएटिव केयर। पैलिएटिव केयर के बारे में है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस एडिटोरियल में किस चीज़ के बारे में बात की गई है? ये एडिटोरियल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इमोशनल इशू पे लिखा गया है, पैलिएटिव केयर। इसका मतलब है कि ऐसे लोगों की केयर करना जो किसी सीरियस या टर्मिनल इलनेस जैसे कि कैंसर या क्रॉनिक डिजीज़ से गुजर रहे हैं, जिनके लिए क्योर पॉसिबल नहीं होता, लेकिन उनका दर्द कम करना, उनका जीवन आसान बनाना पॉसिबल होता है। इंडिया में ये केयर ना के बराबर है, जबकि काफ़ी लोग हैं जो हर साल ऐसे दर्द से गुजरते हैं और बिना किसी मदद के। सो पैलिएटिव केयर होता क्या है? ये एक स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर होती है उन लोगों के लिए जो फिज़िकल, इमोशनल, सोशल या स्पिरिचुअल पेन को एड्रेस करते हैं। जब किसी की इलनेस ट्रीटेबल नहीं होती, यानी कि ट्रीट नहीं हो सकती, तो पैलिएटिव केयर उनके पेन को मैनेज करता है, उनको कंफर्ट और डिग्निटी देता है और फैमिली को भी सपोर्ट मिलता है इस केयर से। अगर हम ग्लोबल डेटा की बात करें तो WHO के हिसाब से हर साल 4 करोड़ लोगों को पैलिएटिव केयर की ज़रूरत होती है। 78% लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ में रहते हैं जैसे कि इंडिया, लेकिन सिर्फ 14% लोगों को ही ये केयर मिलता है। इंडिया में 70 लाख टू 1 करोड़ लोगों को सिर्फ साल पैलिएटिव केयर चाहिए। सिर्फ 1 to 2% तक ही पहुंचता है ये, 1 या 2% लोगों को ये एक्सेस है। सो ह्यूज गैप है, सफरिंग भी ज़्यादा है, पर सिस्टम उनका ध्यान नहीं रख रहा। सो इंडिया में जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं वो क्या हैं? पहला प्रॉब्लम है जो है वो है डॉक्टर्स की डिमांड राइज कर रही है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, एजिंग पॉपुलेशन है, ओवरबर्डन्ड हॉस्पिटल सिस्टम है और एडमिशन नहीं है, इमोशनल और फाइनेंशियल स्ट्रेस है फैमिलीज़ के लिए। अगर हम बात करें ट्रेन डॉक्टर्स की तो इंडिया का जो डॉक्टर है वो बेटर है, मतलब डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो पैलिएटिव केयर है वो ट्रेनिंग वाले डॉक्टर्स बहुत कम हैं। पेन मैनेजमेंट और एंड ऑफ लाइफ केयर की स्किल मिसिंग है, यानी कि डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो ठीक है लेकिन पैलिएटिव केयर ट्रेनिंग वाले डॉक्टर्स कम हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंफ्रास्ट्रक्चर और फंडिंग। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017, इसमें थोड़ा इंक्लूजन हुआ है प्राइमरी हेल्थ केयर में, लेकिन जो टर्शरी लेवल पे प्रॉपर सिस्टम अभी तक नहीं है। पब्लिक अवेयरनेस भी बहुत लो है, लोग समझते ही नहीं कि ये सिर्फ मरने से नहीं, मरने से पहले की केयर नहीं होती, और भी बहुत कुछ होता है। यहाँ एक साथ लिखा है देखो, शॉर्टेज ऑफ ट्रेन डॉक्टर्स, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फंडिंग और पब्लिक अवेयरनेस। ऊपर इसकी प्रॉपर स्लाइड्स भी थी, यहाँ एक साथ भी लिखा है। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? पहला सोल्यूशन है मेडिकल एजुकेशन, मतलब MBBS करिकुलम में पैलिएटिव केयर कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और एम्स कुछ इनिशिएटिव ला रहे हैं, बट नीड है हर डॉक्टर ट्रेंड हो इन बेसिक पेन रिलीफ एंड एम्पैथी। दूसरा है टास्क शिफ्टिंग। इसमें क्या है? इंडिया के पास कुछ 34 लाख नर्स और 13 लाख एलीड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं। इनको ट्रेनिंग देकर पैलिएटिव सर्विसेज रूरल एरियाज़ तक पहुंचा सकते हैं, बिकॉज रूरल एरियाज़ में तो गैप और भी ज़्यादा है। नेक्स्ट हमारा आता है गवर्नमेंट इनिशिएटिव। गवर्नमेंट क्या कर रही है और क्या करना चाहिए? हेल्थ बजट में पैलिएटिव केयर के लिए एक सेपरेट फंड होना चाहिए। आयुष्मान भारत जैसी स्कीम्स में केयर को भी कवर होना चाहिए। NGOs और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के साथ पार्टनरशिप होनी चाहिए। पब्लिक अवेयरनेस होना चाहिए, लोगों को बताना पड़ेगा कि पैलिएटिव केयर सिर्फ मरने से पहले की सुविधा नहीं है, ये पेन मैनेजमेंट, साइकोलॉजिकल सपोर्ट और डिग्निटी भी देता है हर एक स्टेज पर। ग्लोबल मॉडल की अगर हम बात करें तो US का मॉडल एडिटोरियल में हाईलाइट किया गया है, जो बात करता है स्ट्रॉन्ग इंश्योरेंस कवर की, हॉस्पाइस मॉडल की, रॉबस्ट पब्लिक फंडिंग की, एंड ऑफ लाइफ केयर में सब्सटैंशियल इन्वेस्टमेंट की, डिग्निटी की। इंडिया भी इससे इंस्पिरेशन ले सकता है अपनी कल्चरल और इकोनॉमिक रियलिटीज़ के हिसाब से। अगर हम इसका GS में रेलेवेंस देखें तो ये हमारा पेपर 2, पेपर 4, ऐसे सभी में रेलेवेंट है।
सोच के देखो, एक कैंसर पेशेंट जो रिकवर नहीं हो सकता, क्या उसका दर्द कम करना हेल्थ केयर सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए? ये एडिटोरियल वही बोलता है। इंडिया में लोग सिर्फ इसलिए पेन में मर रहे हैं क्योंकि सिस्टम उनका दर्द नहीं समझ रहा। और सोल्यूशन भी दिया है एडिटोरियल ने कि डॉक्टर्स को ट्रेन करो, नर्स को एम्पावर करो, इंश्योरेंस में इंक्लूड करो। दिस इज़ द काइंड ऑफ रिफॉर्म विद कंपैशन पर्सपेक्टिव यूपीएससी वांट्स एस्पिरेंट्स टू अंडरस्टैंड। अगर मेंस में पूछा जाए तो आप बोलो कि द क्वालिटी ऑफ अ हेल्थ केयर सिस्टम इज़ नॉट जस्ट जज्ड बाय हाउ मेनी लाइफ इट सेव्स बट ऑल्सो हाउ इट ट्रीट्स दोज लाइफ इट कैन नॉट सेव। मतलब हेल्थ केयर के सिस्टम ये नहीं होता, उसकी क्वालिटी इस पर डिपेंड नहीं करती कि वो कितनी जानों को बचा पा रहा है, बल्कि उस पर भी डिपेंड करती है कि जिन्हें वो नहीं बचा पा रहा उन्हें वो कैसे ट्रीट करता है। ये आपका बहुत अच्छा एडिटोरियल है, प्लीज़ इसको वीडियो के बाद एक बार पढ़ के भी देखना। नेक्स्ट हमारा है एआई। नेक्स्ट पेज पर आओगे, पेज नंबर 7 पर, तो पहला ही आर्टिकल है विच इज़ एआई इन इंडिया, स्ट्रैटेजी मस्ट प्रीसीड मिशन। सो इसमें एडिटोरियल देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये लेफ्ट साइड में दिया है। नेक्स्ट हम करेंगे कस्टोडियल डेथ, फिर हमारे आज के आर्टिकल ख़त्म हो जाएंगे। तो ये आर्टिकल क्या कहता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये हम अच्छे से अभी सिंप्लीफाई में पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलो आप सब सोच के देखो कि क्या कोई बिना प्लानिंग के रेस में भाग जाए तो वो जीत पाएगा? बस यही गलती इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के केस में करने जा रहा है। इस एडिटोरियल का सीधा सिंपल मैसेज है कि पहले स्ट्रैटेजी बनाओ तब मिशन लॉन्च करो। इंडिया कह रहा है कि हम एआई के ग्लोबल लीडर बनेंगे, हमारे पास टेक भी है, टैलेंट भी है, पर एक बड़ी दिक्कत है, अभी तक एआई के लिए एक क्लियर नेशनल प्लान या स्ट्रैटेजी नहीं है। सिर्फ इंडिया एआई मिशन स्टार्ट किया गया है जो एक गवर्नमेंट प्रोग्राम है टू प्रमोट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन मिशन वर्सेस स्ट्रैटेजी का डिफरेंस क्या है, इसमें क्या फ़र्क होता है? मिशन का मतलब है कि काम शुरू कर दिया है, और स्ट्रैटेजी का मतलब है कि हम पहले सोच समझ के डिसाइड करो क्या करना है, क्यों करना है, किस तरीके से करना है। नेशनल स्ट्रैटेजी इम्पॉर्टेंट क्यों होती है? अभी इंडिया एआई में बहुत सारे टफ क्वेश्चंस इग्नोर कर रहा है, जैसे कि क्या हमारे नेशनल प्रायोरिटीज़ क्लियर हैं, क्या एआई को गाइड करने के लिए कौन सी वैल्यूज़ चाहिए, एआई का पावर यूज़ कैसे होगा, सिर्फ कॉर्पोरेट्स के लिए होगा या पब्लिक गुड के लिए भी होगा, कौन अकाउंटेबल होगा। अगर बिना प्लानिंग के आगे बढ़े तो दो बड़े नुकसान हो सकते हैं। पहला, इंडिया फॉरेन कंपनीज पे डिपेंडेंट हो जाएगा और उसकी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी ख़त्म हो जाएगी। दूसरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिस्टम सिर्फ एक्सपर्ट्स के हाथ में चला जाएगा और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होगी। सो रियल प्रॉब्लम्स हमें ऑलरेडी देखने को मिल रही हैं, कंसर्न सामने हैं। पहला है हमारा डिफेंस एंड इंटेलिजेंस। एआई ऑलरेडी डिफेंस और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज़ हो रहा है। अगर हम फॉरेन टेक पे ज़्यादा डिपेंड करें तो नेशनल सिक्योरिटी डेंजर में पड़ सकती है। दूसरा है हमारा जॉब का क्राइसिस। 2024 में सिर्फ 3 आईटी कंपनीज जो हैं टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो, उन्होंने 65 जॉब कट कर दी थी। आईएमएफ बोलता है कि 26% इंडियन की जॉब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अफेक्ट होगी। फिर भी इंडिया के एआई प्लान में जॉब लॉस और स्किल डेवलपमेंट की प्रॉपर प्लानिंग नहीं है। नेक्स्ट हमारा आता है डेटा गवर्नेंस गैप्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ्यूल होता है डेटा। अगर डेटा का कंट्रोल सिर्फ बिग कंपनीज के पास रहेगा तो वो पब्लिक के इंटरेस्ट में काम नहीं करेंगे, और इस वजह से एनर्जी क्राइसिस की सिचुएशन भी आ जाएगी। एआई को चलाने के लिए डेटा सेंटर्स चाहिए जो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी और पानी कंज्यूम करते हैं। बेंगलुरु और हैदराबाद जैसी जो सिटीज़ हैं वो ऑलरेडी वाटर शॉर्टेज है, ग्राउंड वाटर स्ट्रेस हो रहा है, लेकिन एआई पॉलिसी में इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट आता है बायस एंड डिस्क्रिमिनेशन रिस्क। सो बेसिकली एआई यूज़ हो रहा है पुलिसिंग, हेल्थ केयर और वेलफेयर में। बिना किसी क्लियर रूल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बायस्ड या अनफेयर डिसीजन ले सकता है। सो इंडिया का ग्लोबल इमेज, बायस, अकाउंटेबिलिटी एंड रेगुलेशन, ये कहाँ कहाँ इंटीग्रेट करने की बात कर रहे हैं हम? हेल्थ केयर में, पुलिसिंग में, वेलफेयर, एंड इट कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ बायसनेस, डिस्क्रिमिनेशन, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी विदाउट क्लियर लॉज। ये हमारे एआई को वीकन कर देगा। ग्लोबल लीडरशिप वर्सेस द डोमेस्टिक गैप्स। इंडिया इंटरनेशनल फोरम्स में कह रहा है कि हम ग्लोबल साउथ के एआई लीडर हैं, लेकिन जब तक अपनी कंट्री में क्लियर, ट्रांसपेरेंट एआई पॉलिसी नहीं बनेगी तब तक हम दुनिया को गाइड नहीं कर पाएंगे।
सो एडिटोरियल क्या किसी सोल्यूशन के बारे में बात करता है? हाँ, 3 सिंपल सोल्यूशन देता है ये। पहला, नेशनल एआई स्ट्रैटेजी, कैबिनेट अप्रूव करे और पार्लियामेंट में डिबेट हो। दूसरा है पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन एआई, जो चेक करे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ एथिकल और पब्लिक फ्रेंडली हो रहा है। तीसरा, नेशनल स्टडी ऑन एआई एंड जॉब्स, जिसमें बताया जाए कि किस सेक्टर में कितने लोग रिस्क में हैं और क्या सोल्यूशन हो सकता है। अगर हम इसके रेलेवेंस की बात करें तो इसका रेलेवेंस पेपर 2, पेपर 3, एसे और इंटरव्यू सभी में है। तो दोस्तों, स्टूडेंट्स, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इंडिया का फ़ायदा चाहिए तो बिना सोच समझ दौड़ने का नहीं, स्ट्रैटेजी के साथ चलना होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लीडर बनना है ना, तो पहले डायरेक्शन सेट करो, फिर एक्सेलरेटर दबाओ। बिना डायरेक्शन सेट करे एक्सेलरेटर नहीं दबाना है और अपनी गाड़ी गलत जगह नहीं लानी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कस्टोडियल डेथ्स के बारे में। ये हम देख लेते हैं एक बार। बिफोर वी रन इन द ग्लोबल एआई रेस, या आप अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं। वी मस्ट आस्क आवर सेल्स, डू वी नो वेयर वी आर गोइंग? स्ट्रैटेजी मस्ट कम बिफोर मिशन, दैट्स द ओनली एआई कैन वर्क फॉर इंडिया एंड नॉट अराउंड इट। चलिए, नेक्स्ट हमारा आता है कस्टोडियल डेथ्स। इसको हम पढ़ते हैं। क्या ये इम्पोर्टेंट है? बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। ये एक ऐसा इशू है जो करंट अफेयर्स का नहीं भी है, ये तो आपको वैसे भी स्टैटिक सब्जेक्ट में पढ़ना ही पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का ये जो एडिटोरियल है, ये एक बहुत ही शॉकिंग और बहुत सीरियस इशू को उठाता है, विच इज़ कस्टोडियल डेथ। ये स्पेसिफिकली तमिलनाडु के बारे में बात करता है, जहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड अजीत कुमार की पुलिस कस्टडी में डेथ हो जाती है। कोर्ट ने कमेंट किया कि इवन अ मर्डरर वुड नॉट हैव कॉज्ड दिस मच इंजरी टू अ पर्सन। मतलब सोचो कितना ज़्यादा टॉर्चर हुआ होगा। ये लिखा, इवन अ मर्डरर वुड नॉट हैव कॉज्ड दिस मच इंजरी टू अ पर्सन। किसने कहा है? कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। लेकिन दर्दनाक बात यह है कि ये पहला केस नहीं है, तमिलनाडु में भी और इंडिया में भी पैटर्न क्लियर है। कस्टडी में लोग मरते हैं, पुलिस अरेस्ट भी होती है, लेकिन कन्विक्शन ज़ीरो है। अगर हम बात करें इसके पैटर्न की, तो 2016-17 से 2021-22 तक इंडिया में 11,000 प्लस कस्टोडियल जुडिशियल कस्टडी डेथ्स रिपोर्ट हुई। सबसे ज़्यादा यूपी में हुई, विच इज़ 2630 डेथ्स, 2630। लेकिन तमिलनाडु भी साउथ इंडिया में टॉप पे कस्टोडियल डेथ्स के केसेस में। हर कस्टोडियल डेथ टॉर्चर की वजह से नहीं होती, लेकिन काफ़ी केसेस में पुलिस ब्रुटैलिटी इन्वॉल्व होती है। अब शॉकिंग चीज़ सुनो, 2017 से 22 के बीच एक भी पुलिस ऑफिसर को कस्टोडियल डेथ के केस में कन्विक्ट नहीं किया गया, चाहे तमिलनाडु हो या इंडिया का कोई भी स्टेट। इसमें हुई हैं 0 कन्विक्शंस। इज़न्ट इट स्ट्रेंज? हाँ, कुछ ऑफिसर्स अरेस्ट हुए, जैसे कि 123 पुलिसमैन अरेस्ट हुए, 79 पे चार्जशीट हुई, लेकिन कन्विक्शन था 0। इसका मतलब ये है कि सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी की कमी है बहुत ज़्यादा। पुलिस ब्रुटैलिटी के केसेस में जस्टिस मिला ही नहीं है और मिल भी नहीं रहा है। इतने सारे केसेस होने के बाद कन्विक्शन ना होना काफ़ी स्ट्रेंज लगता है। तो क्या जुडिशियल इंक्वायरीज़ नहीं होती? सो मजिस्ट्रियल और जुडिशियल इंक्वायरीज़ हुई हैं, लेकिन जो इंक्वायरीज़ हैं वो रेयरली रिजल्ट करती हैं किसी के कन्विक्शन में। इश्यूज़ हो जाते हैं जैसे कि डीले, बायसनेस, एविडेंस नहीं है, इंस्टीट्यूशनल प्रोटेक्शन दे दी जाती है, काफ़ी कुछ हो जाता है। लेकिन इसमें एक नया एंगल भी देखने को मिला है, विच इज़ दलित्स को डिस्प्रपोर्शनेटली टारगेट किया जा रहा है। ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं, पुलिस का मिसकंडक्ट देखने को मिल रहा है। 74 केसेस में तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन देखने को मिला, इलीगल डिटेंशन, टॉर्चर एक्सेट्रा रजिस्टर हुए। 41 पुलिस ऑफिशियल्स पर चार्जशीट की गई, लेकिन सिर्फ 3 ही कन्विक्ट हुए। ये हाईलाइट करता है द कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी। पुलिस सिस्टम में भी ट्रांसपेरेंसी ठीक से देखने को नहीं मिलती है। नेक्स्ट हमने देखा है कि जब दलित्स की बात आती है तो उनको ज़्यादा सफ़र किया जाता है। जैसे कि तमिलनाडु का एक और डिस्टर्बिंग पैटर्न है कि दलित्स डिसप्रपोर्शनेटली विक्टिम बन रहे हैं। 2022 में तमिलनाडु ने जितने डिटेनीज थे, मतलब जो प्रिवेंटिव डिटेन थे, उनमें 38.5% एससी कैटेगरी के लोग थे, लेकिन जबकि एससी पॉपुलेशन स्टेट की सिर्फ 20% है। और तमिलनाडु में डिटेनीज का नंबर भी सबसे ज़्यादा है। इंडिया के टोटल डिटेनीज का आधा तमिलनाडु में है। सो ये कास्ट बायस और सिस्टमैटिक प्रेजुडिस को दिखाता है। 20% ही उनकी पॉपुलेशन है, लेकिन 38.5% उन्होंने डिटेनी कर रखा है, विच इज़ ह्यूज। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि
हमारे इसमें अकाउंटेबिलिटी में हमें सिस्टमैटिक गैप देखने को मिले हैं। सिर्फ कस्टोडियल डेथ ही नहीं, और भी ह्यूमन राइट वायलेशन जैसे कि इलीगल डिटेंशन, टॉर्चर, इसमें भी पुलिस अकाउंटेबिलिटी ना के बराबर है। सिर्फ 3 कन्विक्शन होना। सो ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमारे पेपर 2 के लिए, पेपर 1 के लिए, हमारे एथिक्स के लिए। इसका रेलेवेंस 2 में है, 4 में है, एसए पेपर में है। सो ये हमारे हर पेपर के स्टेज में हेल्प करता है। सो कस्टोडियल डेथ कैसे रूल ऑफ लॉ को अंडरमाइन करते हैं, कैसे जुडिशियल ओवरसाइट और मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी जस्टिस इंश्योर नहीं कर पा रही, और सबसे बड़ी बात दलित कम्युनिटीज़ को डिस्प्रपोर्शनेटली टॉर्चर फेस करना पड़ रहा है। ये सब यूपीएससी के एस्पिरेंट्स को डेटा, केस स्टडीज़ और मॉरल डायमेंशंस के साथ याद रखना चाहिए। अजीत कुमार की डेथ सिर्फ एक इंसान की डेथ नहीं है, वो सिस्टमैटिक फेलियर है। किसका? लैक ऑफ पुलिस का, अकाउंटेबिलिटी का और वर्नरेबल कम्युनिटीज़ के एक्सप्लॉयटेशन का प्रूफ है। अगर हम फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स बनने वाले हैं तो हमें डेटा के पीछे छुपी रियल ह्यूमन स्टोरीज, कास्ट डायनेमिक्स और सिस्टमैटिक फ्लॉज को समझना होगा, तभी हम अच्छे से अपनी ड्यूटीज़ को फुलफ़िल कर पाएंगे। इसी के साथ हमारा ये लास्ट एडिटोरियल भी फिनिश हो जाता है। आज हमने 5 एडिटोरियल करें, एक कस्टोडियल डेथ किया, एआई किया, फायरवर्क्स किया इंडस्ट्री में, हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में पढ़ा। ये सारे ही हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। आई होप आप इन लोगों को, इन सारे टॉपिक्स को एक बार फिर से रीड ज़रूर करना, ठीक है। तो बच्चों, ये था आज का द हिंदू एडिटोरियल डी कोड विथ क्लैरिटी, कॉन्टेक्स्ट एंड कंप्लीट यूपीएससी अलाइनमेंट। हर एडिटोरियल ने काफ़ी लार्जर इश्यूज़ को समझाया है, बस ज़रूरत है आपको डायरेक्शन और डेप्थ की। आप पढ़ सकते हो, आप बस कंसिस्टेंटली जुड़े रहो। अगर आपको वैल्यूएबल लगा हो वीडियो तो ज़रूर लाइक करो, कमेंट में अपनी अंडरस्टैंडिंग या कोई भी सवाल है तो वो पूछो, और ISPCS डिकोडेड को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जहाँ हर दिन होती है सिलेबस की असली डिकोडिंग। अगर आपको ये PDF चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। मिलते हैं कल के एडिटोरियल के साथ, तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग, कीप डिकोडिंग, स्टडी हार्ड।